वेलकम टू ओनली आईएएस। स्वागत है आप सभी लोगों का प्रीलिम बूस्टर न्यूज डिस्कशन में। आज है 20 नवंबर 2021। तो आइए देख लेते हैं कि ऐसे कौन से इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं जो आज हम कवर करने वाले हैं। हमारा फर्स्ट आर्टिकल टाइट ऑयल के बारे में है। क्या है कॉन्टेक्स्ट? कॉन्टेक्स्ट ये है कि कैर्न ऑयल एंड गैस, जो कि इंडिया की ऑयल एक्सप्लोरेशन कंपनी है, उन्होंने पार्टनरशिप करी है यूएसए की एक कंपनी के साथ। नाम है हैलिबर्टन। क्या करेंगे ये दोनों लोग मिलकर? ये दोनों लोग मिलकर वेस्टर्न राजस्थान में सेल गैस का या फिर सेल ऑयल का एक्सप्लोरेशन करेंगे। बात करते हैं शेल ऑयल के बारे में। इसे टाइट ऑयल भी कहा जाता है, या सेल ऑयल कह लीजिए, या सेल होस्टेड ऑयल, या लाइट टाइट ऑयल, क्योंकि ये सेल चट्टानों में मिलता है। अब इसे टाइट ऑयल क्यों कहा जाता है? क्या इसका मतलब ये है कि ये खा पीकर एकदम टाइट रहता है? ऐसा बिल्कुल नहीं है। टाइट ऑयल इसे इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये जिन चट्टानों में पाया जाता है वो चट्टानें बहुत टाइट होती हैं। अब चट्टानों के टाइट होने का क्या मतलब है? चट्टानों के टाइट होने का मतलब ये है कि उन चट्टानों की जो परमेबिलिटी होती है वो बहुत लो होती है। अब परमेबिलिटी के लो होने का क्या मतलब है? परमेबिलिटी के लो होने का मतलब ये है कि ये ऑयल चट्टानों में जहां होता है वहीं फंस के रह जाता है, रिस्क कर कहीं एक जगह पर इकट्ठा नहीं हो पाता, जैसा कि सेडिमेंट्री रॉक्स में देखा जाता है। जैसे यहां इस इमेज में देखिए, ये है टाइट ऑयल जो कि यहां पर चट्टानों के बीच में फंसा हुआ है। ये यहां से रिस्क कर किसी एक जगह पे इकट्ठा नहीं हो पाता, इसीलिए इसे टाइट ऑयल कहा जाता है। इसीलिए ये चट्टानों में छोटे छोटे पैचेस में बिखरे होते हैं, जबकि जो कन्वेंशनल क्रूड डिपॉजिट होते हैं वो आसानी से एक जगह इकट्ठा मिल जाते हैं। जो टाइट ऑयल है उसके साथ ऐसा नहीं होता। इसे ध्यान से समझिएगा, नहीं तो आपको समझने में दिक्कत हो जाएगी। अब अगर ये टाइट ऑयल चट्टानों में अलग अलग जगहों पर थोड़ा थोड़ा फंसा होता है तो इसे एक्सट्रैक्ट कैसे करते हैं, निकालते कैसे हैं? इसे निकालने की जो प्रक्रिया होती है वो बहुत ही जटिल होती है। इसमें हम हाइड्रोकार्बन्स का इस्तेमाल करते हैं। इस प्रक्रिया को कहा जाता है हाइड्रोलिक फ्रैकिंग। हाइड्रोलिक फ्रैकिंग में हमें बहुत ज्यादा मात्रा में पानी की आवश्यकता पड़ती है, इसीलिए कहा जाता है कि यह प्रक्रिया पानी की बर्बादी करती है। इसमें किया यह जाता है कि हम एक शेल फ्लूइड भेजते हैं जहां पर चट्टानों में ये सेल ऑयल या टाइट ऑयल फंसा होता है वहां पर, और उसकी मदद से हम इस सेल ऑयल को निकालने का प्रयास करते हैं या टाइट ऑयल को निकालने का प्रयास करते हैं। तो समझिए कि यह प्रक्रिया कैसे काम करती है। अब आप ध्यान से समझिएगा। चूंकि ये चट्टानों में अलग अलग जगह पर फंसे होते हैं तो इन्हें निकालने के लिए सबसे पहले तो हमें एक वर्टिकल ड्रिलिंग करनी पड़ती है। बिल्कुल ऐसे ध्यान से देखिएगा। जब हम इन चट्टानों के पास पहुंच जाते हैं तब हम एक हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग करते हैं, मतलब इस पाइप को यूं मोड़ दिया जाता है हॉरिजॉन्टली। इतनी बात अगर आपको समझ में आ गई हो तो मैं आगे बढ़ूं। चलिए, सबसे पहले देखिए, ये चट्टान है। इस चट्टान में थोड़ी थोड़ी दूरी पर पैचेस में हरे रंग में ये शेल ऑयल अटकी हुई है। क्योंकि ये चट्टानें परमेबल नहीं है इसलिए ये इकट्ठा नहीं हो पा रहे हैं, जहां फंसे हैं वहीं फंसे हैं, इसीलिए तो इन्हें टाइट ऑयल कहा जाता है। अब इसे निकालने के लिए जैसा कि मैंने आपसे कहा कि पहले हम ड्रिलिंग करते हैं वर्टिकल और फिर पाइप को घुमाकर हॉरिजॉन्टल कर देते हैं। तो यहां पर इमेज में जो आपको दिख रहा है वो एक हॉरिजॉन्टल पाइप दिख रही है जो ड्रिल करके चट्टान के बीचों बीच लाई गई है। जब ये पाइप यहां पर आ जाती है तो यहां पर एक स्पेस बन जाता है। इसके बाद इस पाइप को पीछे खींच के निकाल लिया जाता है। जब इसे हम पीछे निकाल लेते हैं तो यहां पर एक जगह खाली हो जाती है। अब इस खाली जगह में हम एक अलग प्रकार के डिवाइस भेजते हैं। उस डिवाइस को कहा जाता है परफोरेटिंग डिवाइस या परफोरेटिंग डिवाइस। जो परफोरेटिंग डिवाइस होती है ये एक्चुअली में इलेक्ट्रिक शॉक जनरेट करती है। इसी खाली स्पेस में जब ये डिवाइस भेजकर हम इलेक्ट्रिक शॉक जनरेट करते हैं तो इससे इन चट्टानों में दरार आ जाती है। लेकिन ये दरार इतनी नहीं कि हम इन सभी ये जो भी सेल ऑयल है इसे एक जगह पे इकट्ठा कर सकें। तो इसके बाद एक और प्रक्रिया इस्तेमाल की जाती है। हम बहुत ही हाई प्रेशर में इस जगह पर, जिसमें अब क्रैक्स भी आ चुके हैं, एक लिक्विड भेजते हैं। परफोरेटिंग डिवाइस को निकाल लिया जाएगा, फिर खाली जगह बचेगी। अब हम यहां पर एक लिक्विड भेजने वाले हैं। जो लिक्विड है उसमें मेनली होता है पानी, रेत यानी कि बालू, और कुछ केमिकल्स। ये केमिकल्स काफी खतरनाक होते हैं। इसमें हैवी मेटल्स होते हैं जैसे कि बेरियम और आर्सेनिक। इसके अलावा कैरोसिन, बेंजीन और भी कई सारे केमिकल्स होते हैं। इसीलिए ये भी कहा जाता है कि ये केमिकल, चूंकि जो हमारा एक्वाफर है, पानी की लेयर है, उससे होकर गुजरता है, अगर वहां फैल जाए तो पानी जहरीला हो जाएगा। इसीलिए इस प्रक्रिया को थोड़ा खतरनाक भी बताया जाता है। तो अब ये लिक्विड इस खाली जगह में आता है। चूंकि ये लिक्विड इस खाली जगह में बहुत ही प्रेशर के साथ आता है
तो वो इन दरारों में काफी तेजी से फैलकर इन दरारों को और भी ज्यादा बढ़ा देता है, और इन दरारों के बढ़ जाने की वजह से धीमे धीमे ये जो सेल ऑयल है वो इस खाली स्पेस में इकट्ठा होने लगता है। आप इस हरे रंग को देख सकते हैं। फिर प्रेशर के साथ इसे ऊपर खींच लिया जाता है। तो सेल ऑयल को निकालने की ये प्रक्रिया है जिसे कि हम हाइड्रोलिक फ्रैकिंग या हाइड्रोलिक फ्रैक्चरिंग कहते हैं। रसिया और यूएस दुनिया में लार्जेस्ट शेल ऑयल के प्रोड्यूसर्स हैं। वहां पर सेल ऑयल का प्रोडक्शन बहुत बड़ी मात्रा में किया जाता है। बल्कि आप ध्यान दें तो 2019 के बाद यूएसए नेट एक्सपोर्टर भी बन गया है। मतलब यह है कि वो अपनी जरूरतें तो पूरा कर ही ले रहे हैं, इसके अलावा वो सेल ऑयल एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं। इंडिया में सेल ऑयल के एक्सप्लोरेशन की क्या स्थिति है? हमारे पास कोई बहुत बढ़िया टेक्नोलॉजी नहीं है, इसीलिए लार्ज स्केल पर कमर्शियल प्रोडक्शन सेल ऑयल का हो नहीं पा रहा है इंडिया में। इसके पहले स्टेट ओन्ड ओएनजीसी ने प्रयास किया था कि हम सेल ऑयल को गुजरात के कैम्बे बेसिन से और जो केजी बेसिन है, कृष्णा गोदावरी बेसिन आंध्र प्रदेश का, वहां से निकालने की कोशिश करें। लेकिन कंपनी ने बाद में ये कंक्लूड किया कि जो ऑयल का फ्लो है वहां पे वो इतना ज्यादा नहीं है कि हम उसको अच्छी तरीके से कमर्शियली यूज कर पाए, इसीलिए ये प्रोजेक्ट सक्सेसफुल नहीं रहा। इससे ये भी अंदाजा लगता है कि नॉर्थ अमेरिका में जो सेल ऑयल मिलता है वो इंडिया के सेल से काफी डिफरेंट है। यहां उसे निकालना या इकट्ठा करना तुलनात्मक रूप से मुश्किल है। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल रेजांग लॉ के बारे में है। नवंबर 18 को 59th एनिवर्सरी ऑब्जर्व की गई बैटल ऑफ रेजांग लॉ की। यहां पर इसी दौरान एक मेमोरियल भी इनॉग्रेट किया गया। 13 कुमाऊं रेजिमेंट की जो ट्रूप्स थे, जो सैनिक थे, इन्होंने 1962 के वॉर में चाइनीज पीपल्स लिबरेशन आर्मी के सोल्जर्स के कई सारे वेव्स को बहुत ही बहादुरी के साथ इसी पास में झेला था। इनकी संख्या बहुत कम थी, लेकिन फिर भी ये बहुत ही बहादुरी से लड़े और तब तक लड़ते रहे जब तक कि इनका आखिरी सिपाही भी वीर गति को प्राप्त नहीं हो गया। फ्रीजिंग टेम्परेचर में लिमिटेड एम्यूनिशन यानी कि हथियारों के साथ ये लड़ाई बहुत ही बहादुरी से लड़ी गई थी। रेजांग लॉ के बारे में बात करते हैं। माउंटेन पास है, लद्दाख में मिलेगा, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के पास में। ये जो गांव है चुसुल और स्पंगूर लेक जो है, इन दोनों के बीच में लोकेटेड मिलेगा। 18 नवंबर 1962 को जो हेरोइक बैटल इंडियन सोल्जर्स ने लड़ा था उसके लिए इस जगह को याद किया जाता है। काफी इंपॉर्टेंट है डिफेंस पर्सपेक्टिव से भी। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट ब्रीफ रिपोर्ट के बारे में है। वर्ल्ड बैंक ने अभी हाल ही में इस रिपोर्ट को रिलीज किया। इसमें ये बताते हैं कि दुनिया के किस देश से ज्यादा लोग किस देश में जा रहे हैं और किस देश से पैसे किस देश में कितनी मात्रा में जा रहे हैं, यानी कि रेमिटेंसेस। रिपोर्ट को प्रिपेयर किया जाता है माइग्रेशन एंड रेमिटेंसेस यूनिट जो है डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स यानी कि डीईसी की, उसके द्वारा। डीईसी एक प्रीमियर रिसर्च एंड डेटा आर्म है वर्ल्ड बैंक की। इनका काम होता है डेटा कलेक्ट करना। उद्देश्य ये होता है कि हम जो दुनिया भर में डेवलपमेंट्स हो रहे हैं उन्हें अपडेट करें। किस संबंध में? माइग्रेशन कैसा है, किस देश से किस देश में लोग ज्यादा जा रहे हैं। रेमिटेंसेस का फ्लो कैसा है, मतलब रेमिटेंस का मतलब ये होता है जैसे इंडिया से अगर कुछ लोग यूएसए में जॉब करने गए हैं तो अपने फैमिली मेंबर्स को पैसे भेजते हैं, इसे ही रेमिटेंस कहा जाता है। इंडिया दुनिया का सबसे ज्यादा रेमिटेंस अवेल करने वाला देश है, बिकॉज इंडिया में एक कल्चर है, यहाँ पे लोग फैमिली को, रिश्तेदारों को काफी तवज्जो देते हैं। भले ही वो किसी और देश में चले जाएं, लेकिन वो अपने फैमिली, दोस्तों और रिश्तेदारों को पैसे जरूर से भेजते हैं। इसी वजह से इंडिया में रेमिटेंसेस का फ्लो बना रहता है और देशों की तुलना में। ये रिपोर्ट हर 6 महीने पे तैयार की जाती है, यानी कि साल में 2 बार। क्या निकल के आया? ऑब्वियसली इंडिया लार्जेस्ट रिसिपिएंट है रेमिटेंसेस का। 2020 में हमें मिले थे $83 बिलियन, 21 में मिले हैं $87 बिलियन। उम्मीद यह है कि 2022 में मिलेंगे $89.6 बिलियन। कोविड की वजह से कई सारे काम करने वाले लोग गल्फ कंट्रीज से इंडिया आ गए हैं, वो वापस जाएंगे, रेमिटेंसेस बढ़ेंगे। यूएस बिगेस्ट सोर्स रहा इंडिया के लिए रेमिटेंस अवेल करने का। जो भी रेमिटेंस आए हैं उसका 20% तो हमें यूएसए से ही मिला है। इंडिया के बाद नंबर है रेमिटेंस अवेल करने की श्रेणी में चाइना, मैक्सिको, फिलीपींस और इजिप्ट का। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल ज़िरकॉन हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल के बारे में है। रशिया ने अभी एक और सक्सेसफुल टेस्ट किया है ज़िरकॉन हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल का। इसका पहले भी वो टेस्ट कर चुके हैं और रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने इसे इनविंसिबल कहा है। हाइपरसोनिक होने का मतलब ये है कि ये जो मिसाइल है ये साउंड की स्पीड के 5 गुना से तेज ट्रेवल करेगी। इन्होंने एक वॉरशिप से इसे लॉन्च किया और अपने टारगेट को सक्सेसफुली हिट किया। तो ये तो आपने समझा। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल पेसा एक्ट ऑफ 1996 के बारे में है। पेसा का फुल फॉर्म है पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल्ड एरियाज। एक दिन का कॉन्फ्रेंस हुआ था, इसीलिए ये न्यूज में आया। पेसा क्या है? देखिए, 1992 में
जब पंचायती राज को इंडिया में लागू किया गया तो मन में एक शंका थी कि अगर ये ट्राइबल एरियाज में पहुंचा तो उनके जो लोकल कल्चर हैं, ट्रेडिशंस हैं, वो प्रभावित होंगे। मैं आपको बता दूं कि 5वीं अनुसूची में यानी कि 5th शेड्यूल में जो भी राज्य आते हैं वहां पर पार्लियामेंट के किसी भी कानून के लागू होने के लिए गवर्नर की संस्तुति आवश्यक होती है। तो उस दौरान ये जो 5th शेड्यूल में आने वाले ट्राइबल एरियाज हैं उन्हें जो पंचायती राज व्यवस्था थी उसका हिस्सा नहीं बनाया गया, लेकिन आवश्यकता महसूस हुई कि इन्हें भी सेल्फ गवर्नेंस मिलना चाहिए। इसी उद्देश्य से जो पंचायती राज की व्यवस्था थी उसे एक्सटेंड किया गया पेसा एक्ट के माध्यम से 1996 में। जल जंगल और जमीन, ये जो प्रिंसिपल है ट्राइबल्स का कि जंगल में जो पानी है, जो जंगल है और जो जमीन है उस पर उनकी ओनरशिप है, वाटर, फॉरेस्ट एंड लैंड पर। इसी प्रिंसिपल को फॉलो करके पेसा एक्ट आया था। इसमें जो शेड्यूल्ड एरियाज हैं उन्हें कवर किया गया। जो 73rd अमेंडमेंट जो हुआ था पंचायती राज का उसमें कवर नहीं किए गए थे। अब इसमें क्या होगा, देखिए 24 दिसंबर 1996 यानी कि 1996 को ये आया। इसमें ग्राम सभा को सेल्फ गवर्न करने का राइट दिया गया उनके नेचुरल रिसोर्सेज के ऊपर। आर्टिकल 244 क्लॉज 1 शेड्यूल्ड एरियाज की बात करता है। यहां पर 5th शेड्यूल एरियाज मतलब 5वीं अनुसूची में जो राज्यों के शेड्यूल एरियाज आते हैं उनकी बात की जा रही है। वर्तमान में ये 10 राज्यों में एक्सटेंडेड है, जैसे कि आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान और तेलंगाना। इसमें जो ग्राम सभा होती है, ग्राम सभा ऐसे लोगों के समूह को कहा जाता है जिनका नाम इलेक्टोरल लिस्ट में हो, जो वोट देने का अधिकार रखते हैं। देखिए जो स्टेट का लेजिस्लेशन है पंचायतों के ऊपर, वो शेड्यूल एरियाज में इस प्रकार से लागू हो कि उनके कस्टम, रिलीजियस प्रैक्टिसेस और ट्रेडिशंस प्रभावित ना हो। इसी उद्देश्य से ये पेशा आया था। ग्राम सभा की रिकमेंडेशन बहुत जरूरी होगी, मैंडेटरी होगी अगर शेड्यूल एरियाज में कोई माइनिंग लाइसेंस दिया जा रहा है तो, नहीं तो कोई माइनिंग नहीं कर सकता उस रीजन में। और जो माइनर वाटर बॉडीज हैं उनके प्लानिंग और मैनेजमेंट का अधिकार पंचायत का ही होगा उस शेड्यूल एरिया के। ये सभी अधिकार पेसा एक्ट के माध्यम से ट्राइबल एरियाज को दिए गए हैं। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल सस्टेनेबल डेवलपमेंट सेल के बारे में है। यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ कोल ने अभी हाल ही में एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्लान तैयार किया है जिसके तहत इस सेल को बनाने की बात की गई है। यह सेल कोल माइनिंग को इस प्रकार से कंडक्ट करवाने का प्रयास करेगी कि हम इन्वायरमेंटल कंसर्न्स एड्रेस कर सकें, न केवल माइनिंग के दौरान बल्कि माइनिंग के बंद हो जाने के बाद भी। ये एडवाइस करेंगे, मेंटोर करेंगे, प्लान बनाएंगे और मॉनिटर करेंगे कि जो माइनिंग की जा रही है वो हमारे इन्वायरमेंट को ज्यादा नुकसान तो नहीं पहुंचा रही। नोडल पॉइंट की तरह काम करेगा ये मिनिस्ट्री के बीच में जो फ्यूचर पॉलिसी फ्रेमवर्क तैयार करते हैं। जो माइन क्लोजर फंड है उसका इस्तेमाल किया जाएगा ताकि इन्वायरमेंट को जो नुकसान हो रहा है उसकी थोड़ी बहुत भरपाई की जा सके। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल सेक्शन 7 जो पोक्सो एक्ट का है उसके बारे में है। पोक्सो एक्ट का फुल फॉर्म होता है प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट। ये एक्ट आ जाता है एंड में। नाम से स्पष्ट है कि जो छोटे बच्चे हैं यानी कि 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चे हैं, चाहे वो लड़का है या फिर लड़की है, वो सेक्सुअल ऑफेंस का शिकार ना हो, इसी उद्देश्य से ये पॉक्सो एक्ट आया। एक मामला गया था जनवरी 2021 में, जिसमें एक व्यक्ति को लोअर कोर्ट ने 3 साल की सजा सुनाई थी क्योंकि उस व्यक्ति ने एक बच्ची को सेक्सुअल इंटेंशन के साथ पकड़ा था। लेकिन जब ये मामला हाई कोर्ट में गया, बॉम्बे हाई कोर्ट में, तो बॉम्बे हाई कोर्ट ने इस मामले को पॉक्सो एक्ट से बाहर कर दिया। आधार यह बताया गया कि यद्यपि उस बच्चे को उस व्यक्ति के द्वारा ग्रुप किया गया था यानी कि पकड़ा गया था, लेकिन कपड़े के ऊपर से पकड़ा गया था तो स्किन टू स्किन कांटेक्ट नहीं हुआ था। इसीलिए यह पॉक्सो एक्ट के सेक्शन 7 के तहत कवर नहीं किया जा सकता। और उसके बाद उस व्यक्ति की सजा को घटाकर 3 साल से 1 साल कर दिया गया। कई सारे ग्रुप ने इसका सख्ती से विरोध किया और मामला सुप्रीम कोर्ट में गया। सुप्रीम कोर्ट ने बॉम्बे हाई कोर्ट के इस डिसीजन को क्वेश्चन कर दिया यानी कि खारिज कर दिया। उन्होंने ये कहा कि इस प्रकार से हम नैरो एक्सप्लेनेशन नहीं दे सकते किसी कानून का। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि सेक्शन 7 में क्या कहा गया है। सेक्शन 7 में बात को एकदम साफ साफ लिखा गया है ताकि किसी भी प्रकार की कोई कंफ्यूजन ना हो। इसमें साफ लिखा गया है कि अगर कोई भी व्यक्ति सेक्सुअल इंटेंट के साथ किसी बच्चे का, वो लड़का हो या फिर लड़की हो, उसका वजाइना, पेनिस, एनस या ब्रेस्ट छूता है या फिर उस बच्चे से ऐसा करवाता है या कोई और एक्ट करता है सेक्सुअल इंटेंट से जिसमें फिजिकल कांटेक्ट इन्वॉल्व हो बिना पेनिट्रेशन के,
उसे सेक्सुअल असॉल्ट कहा जाएगा। इतना साफ साफ लिख दिया गया है कि किसी भी प्रकार की कोई कंफ्यूजन ना हो। इसके बाद भी इसमें अगर बॉम्बे हाई कोर्ट ने कोई एक्सप्लेनेशन निकाला है स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट का, तो ये डेफिनेटली गलत था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सेक्सुअल इंटेंट इंपॉर्टेंट है, स्किन का स्किन से टच होना नहीं। इसीलिए मामला पॉक्सो एक्ट के सेक्शन 7 का पार्ट बनेगा। लॉ का पर्पस ये नहीं कि हम जो ऑफेंडर है उसे लॉ के मेश में फंसाएं। जो बात है वो साफ है, इतनी साफ तो लिखी गई है। उन्होंने कहा कि जो टच है उसे हम नैरो या फिर पिडेंटिक डेफिनेशन में नहीं लगा सकते। मतलब हम जरूरत से ज्यादा ही उसे एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे हैं। यहां पे जो सबसे जरूरी है वो है कि उस व्यक्ति का इंटेंशन सेक्सुअल था, गलत था। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है बजाय इसकी कि उसने कैसे छुआ था, स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट हुआ था कि नहीं हुआ था। तो सेक्सुअल इंटेंट ना कि स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट जरूरी होगा। अगर हम ऐसा करने लगेंगे तब तो कानून का जो ऑब्जेक्टिव है वही डिफीट हो जाएगा। तो डेफिनेटली सुप्रीम कोर्ट का यह जजमेंट एप्रिशिएट किया जाना चाहिए। रिवीजन करते हैं। टाइट ऑयल, ये एक लाइट ग्रेविटी क्रूड ऑयल है। पेट्रोलियम बेरिंग सेल में हमें जो शेल है वहां हमें मिलता है, ट्रू है। राजिंगला सिक्किम और तिब्बत के बीच में है, गलत है। ये लद्दाख में मिलेगा आपको, तो ये सही है, ये पहला वाला सही है, ये गलत है। इंडिया सेकंड लार्जेस्ट रिसिपिएंट है रेमिटेंसेस का, ये गलत है, फर्स्ट है। पेसा, यहां पर माइनिंग लाइसेंस के लिए ग्राम सभा की अनुमति रिकमेंडेशन मैंडेटरी है, दैट्स ट्रू। सस्टेनेबल डेवलपमेंट सेल, ये शेल ऑयल के एक्सट्रैक्शन से रिलेटेड है, गलत है। ये कोल माइनिंग से एसोसिएटेड है, तो ये वाला भी गलत हो गया। सेशन की पीडीएफ आपको ओनली आईएएस के टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। ओनली आईएएस नथिंग एल्स सर्च करिएगा, 1,25,000 से ज्यादा सब्सक्राइबर्स आपको दिख जाएंगे। उसी चैनल को ज्वाइन करिएगा, पीडीएफ डाउनलोड करके रिवाइज करिएगा। आज का सेशन यहीं पर समाप्त करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।